हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। डीसी सर्किट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पूरे न्यूमेरिकल के साथ। आप लोग देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस में, क्लास 12th की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई तरह की यूनिट, दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, डीसी करंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि I वॉज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए होता था तो I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी आई, यही तो पढ़ते थे हम लोग। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बाई डायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। बाइंडिंग लिख दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बाई डायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। और डीसी को हम लोग डायरेक्ट को क्या बोलते हैं? यूनी डायरेक्शनल करंट। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं हम। इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, सारे इक्विपमेंट जो डिज़ाइन होते हैं वो 50 हर्ट्ज ऑलमोस्ट पे डिज़ाइन होते हैं। और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट है ये। तो अगर हम बात करें, ये आपका डीसी सर्किट है और हम बात करें एसी की, तो डीसी में क्या होगा? मान लो एक फिक्स वैल्यू है करंट की आई नॉट, ये आपकी टाइम एक्सिस है, ये नहीं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ ऐसा नहीं है, मतलब टाइम में आई मैक्स होगा अपवर्ड में और आई मिन होगा डाउनवर्ड में। ये स्टार्ट होगा एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। देखिए इसे बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, तो करंट इस तरह से जाएगा। देखिए पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, आई होप कि आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। तो देखिए भाई, ऑल्टरनेटिंग डीसी करंट का जो सोर्स होता है, सेल्स, बैटरीज, इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और आपका एसी सोर्स या एसी सोर्स एकमात्र सोर्स होता है इसका एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो डीसी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? डीसी सोर्सेस लिख दें और एसी सोर्सेस, ये पहला, ये दूसरा। डीसी सोर्सेज क्या हो गए? आपके सेल्स, बैटरीज, आपके इन्वर्टर बैटरीज वगैरह। और एसी के सोर्सेज क्या होते हैं? एसी जनरेटर, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है।
ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, जितनी भी यूटिलिटी की चीज़ें हमारे घर में हैं और हमारे घरों में जो भी करंट आता है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा दिमाग में कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, फ़ैन अल्टरनेटिंग है कि डीसी है। जब तक हमारे घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए डीसी है, तब तक वो क्या होता है, आपका एसी ही होता है। जनरली यही यूज़ होता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन और ट्रांसमिशन के पर्पज़ से ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई ऑलमोस्ट ऑल द instruments, all the electrical gadgets which we see in our houses are of alternating type। ठीक है, आपका सीलिंग फैन हो गया, आपका लाइटनिंग हो गई, सब जनरली क्या होती हैं आपकी, सब ऑल्टरनेटिंग करंट से चलती हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट करें। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन कैसे होता है, ये साइनोसॉइडल ग्राफ ही क्यों मिलता है हमको भाई। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब। I am using tissue paper just to make it dry fast। ठीक है, चलिए एसी जनरेटर के बारे में हम लोग बात करें। अगर एसी जनरेटर, इसकी सब हेडिंग डाल सकते हो आप, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। ये मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है किसी लोड से। लोड का मतलब होता है कि कोई रेजिस्टेंस वाली चीज़ या इंडक्टेंस वाली या कैपेसिटेंस वाली चीज़। लोड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, उसका मतलब होता है कि एनी इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कंज्यूमिंग द जनरेटेड पावर, जो भी पावर को कंज्यूम करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ लोड। जैसे फिजिकल लोड होता है, कोई गाड़ी पे अगर कोई सामान रखा हुआ है तो वो क्या है, फिजिकल लोड है। और ये हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब, फैंस, टीवी और आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब किस कैटेगरी में आते हैं, एसी, एयर कंडीशनिंग वगैरह। और आपका ये गीज़र, ठीक है, रूम हीटर, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिकल लोड की कैटेगरी में आते हैं। ये पावर सिस्टम पे या कह सकते हो हमारे घर के जो वायरिंग है उस पर लोड डालते हैं, नॉट द फिजिकल लोड, दीज आर द इलेक्ट्रिकल लोड्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कराना शुरू किया। क्या किया, रोटेट कराना शुरू किया। एक बात आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि जब भी किसी क्लोज्ड कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, उस कॉइल में एक ईएमएफ डेवलप हो जाती है। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। फैराडे लॉ में क्या हो रहा था, अगर याद करें तो ये कुछ ऐसा सिस्टम था, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे थे हम लोग ऐसे। यही जब कॉइल के बीच से गुजर रही थी तो क्या हो रहा था,
फ्लक्स में चेंज आ रहा था जब इससे पार हो रही थी। लेकिन यहाँ मामला क्या है, यहाँ फील्ड स्टेशनरी है, हमारा कॉयल रोटेट कर रहा है। हमने क्या बताया था कि वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट ऑन द कॉयल एंड EMF विल ऑलवेज बी इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉयल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने कॉयल को रोटेट कराना शुरू किया तो जैसे जैसे रोटेट होगा, अगर देखिए आप, जैसे हमने बात करें फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज टू BA cos थीटा। ठीक, अभी हमारा थीटा क्या है, 0 है, मतलब एरिया वेक्टर, जैसे मान लो ये हमारा ये फील्ड है और इसी के एक्सिस पे ये भी रखा हुआ है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और फील्ड क्या है, ये है, तो एंगल 90 है। तो इनिशियल स्टेज में जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मैग्नेटिक लाइंस है, इधर से इधर जा रही है, और ये हमारा वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, हमारा कॉयल रखा हुआ है। तो कॉयल का एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ा हुआ है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और फील्ड हमारी ये है। तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, फील्ड हमारी ये है, एरिया वेक्टर ऊपर, तो यहाँ पे इस पे नेट फ्लक्स कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारा फ्लक्स भी कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो EMF की शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से होगी। फिर हमने क्या किया, इस कॉयल को रोटेट कराना शुरू किया। जब कॉयल को रोटेट कराना शुरू किया तो ये हमारी फील्ड है, और इस कॉयल को रोटेट करा के हम ऐसे करके ऐसे ले आए। अब देखिए क्या होगा कि ये हमारा फील्ड है और इस कॉयल को हम रोटेट करा के ऐसे ले आए। अब एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे थीटा क्या था हमारा, एंगल बिटवीन, तो यहाँ थीटा 90 रहा होगा ना, तभी तो cos 90 0 हुआ है जब बराबर था। अब थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर भी फील्ड के डायरेक्शन में, ये हमारा कॉयल है और ये हमारी फील्ड है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, और फील्ड भी इधर ही जा रही है। ठीक है, दोनों सेम, तो एंगल कितना हो गया, 0। तो हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा हमको फाई इज इक्वल टू BA। तो हमें क्या होगा, 0 से उठेगा, क्योंकि ये रोटेट करते हुए जब आएगा तो 0 से उठ के एक पीक वैल्यू पे आएगा। पीक वैल्यू कहाँ पे मिलेगी हमको, जब ये हमारा इसके 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो पीक वोल्टेज मिलेगा V0। ठीक, या अभी हम चलो यहाँ पे EMF की बात कर लेते हैं, E0। ठीक, और फिर ये जब जैसे मान लो ये फील्ड है और ये हमारा रोटेट होते होते तो ऐसे आ गया। ठीक, अब क्या होगा, ये वापस से अपनी ये मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर वापस से अब पलटेगा, भाई ये ऐसे था और ये ऐसे रोटेट होना शुरू हुआ, तो मैक्सिमम पे आ गया। ये फील्ड लाइंस थी, मैक्सिमम फ्लक्स कट हो रहा है, तो मैक्सिमम आपका EMF डेवलप होगा, और फिर ये वापस ऐसे जाने लगेगा। वापस जाने लगेगा तो वही हाल होगा कि जिस तरह से वो ऊपर आया था उसी सेम पाथ से वो वापस चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, फिर क्या होगा, ये इतना हो गया, अब फिर ये उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो उल्टे में ये नेगेटिव पीक पे पहुंचेगा और फिर वापस 0 पे आएगा। इसी तरह से हमें अल्टरनेटिंग EMF मिलेगी। दिस इज द परफेक्ट ग्राफ फॉर योर साइनोसॉइडल कर्व। तो यहाँ से हमें जो EMF डेवलप होगी वो होगी E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, और ये क्या है इंस्टेंटेनियस टाइम, और ये क्या है EMF। ठीक, और ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। तो हम इसी तरह से आपका वोल्टेज भी डेवलप होगा, इसी तरह से आपका करंट भी डेवलप होगा। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हो। मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो सेम कंडीशन आएगी वोल्टेज के साथ भी और सेम कंडीशन आएगी करंट के साथ भी। तो आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी मेनली। वो इक्वेशन आपकी होंगी E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, पहली इक्वेशन, और V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन, और I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लें तो आपको ये अल्टरनेटिंग करंट का मामला पूरा समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि आपका ये E0
और वी नॉट और ये आई नॉट, ये क्या है, ये सब पीक वैल्यूज़ हैं, पीक वैल्यूज़ ऑफ ईएमएफ कॉमा वोल्टेज एंड करेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ एकदम परफेक्टली समझ में आ गई होगी। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपका ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए भाई, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T और सिंस 1/T इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2πf। ठीक, या एक चीज़ और हो सकता है यहाँ से कि T इज इक्वल्स टू 2π/ω। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप लोग नोट कर लें। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय HZ। ठीक है, फिर बात आती है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। और करंट क्या है भाई हमारा, अगर देखा जाए तो ऐसे डेवलप हो रहा है, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा करंट एक्सिस है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये 0 से मैक्सिमम पे गया, फिर 0 पे आया, फिर मिनिमम पे गया, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये आपका क्या है, ये हाफ साइकिल है, ये फुल साइकिल है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। अब आप खुद देखिए, ये देख लीजिए, ये भी आपका सेम वैल्यू आएगी हर बार। खुद देखिए कि अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे कंप्लीट साइकिल का, तो एक हमारा एक हाफ पार्ट पॉजिटिव है और उसी के इक्वल एंड अपोजिट पार्ट नेगेटिव है, इक्वल पार्ट नेगेटिव है। तो दोनों का एवरेज क्या होता है, दो चीज़ों का सम
डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, एक पॉजिटिव है दूसरा सेम मैग्नीट्यूड में नेगेटिव है, तो आंसर कितना आएगा 0। इसलिए जब हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं, मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं, तो हाफ साइकिल का निकालते हैं। हाफ साइकिल का हमेशा एवरेज निकलता है। निकालने का तरीका ये है कि 1/t/2 और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करते हैं, 0 से लेके t/2 तक, और यहाँ पे क्या लिखते हैं i dt। और i के बारे में हमें पता है कि i इज इक्वल्स टू होता है I0 sin ओमेगा t। ठीक है, और सिंस t इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहाँ उठा के रखते हैं, तो i मीन हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, और 2 ऑलरेडी था, t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा रखा, तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ से क्या रखेंगे 0 से t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, और यहाँ पे क्या कर देंगे I0 sin ओमेगा t, और यहाँ dt कर देंगे। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखी है, i की वैल्यू रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। तो i मीन कितना आ जाएगा, ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा अपॉन पाई, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 0 से लेके पाई बाई ओमेगा I0 साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी, I0 तो बाहर आ जाएगा, ओमेगा I0 अपॉन पाई, ये कांस्टेंट है। साइन याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax dx ये होता है माइनस कॉस ऑफ ax अपॉन a, और अगर लिमिट्स मेंशन है तो प्लस सी नहीं लगेगा, और लिमिट्स मेंशन है तो कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, और लिमिट्स मेंशन ना होती तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स मेंशन है इसलिए नहीं लगाएंगे, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रल, साइन ओमेगा टी का क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ए एक्स वाला ना, तो देखिए ए की जगह यहाँ क्या है ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक जाना है 0 से पाई बाई ओमेगा तक, तो आपकी अब अपर लिमिट पाई बाई ओमेगा और लोअर लिमिट 0। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें पहले। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल t की जगह एक बार पाई बाई ओमेगा रखेंगे, माइनस लगा के एक बार स्मॉल t की जगह 0 रखेंगे, तो इतना नोट करें पहले आप लोग। तो हमारा ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा I0 अपॉन पाई, क्या होगा यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ ओमेगा, और स्मॉल t की जगह पाई बाई ओमेगा अपॉन ओमेगा, और माइनस ऑफ कॉस ओमेगा, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 अपॉन ओमेगा, ये माइनस में था ना ऑलरेडी। तो फाइनल रिजल्ट जो हमें आई मीन का मिलेगा दैट विल बी, देखिए ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मिलेगा अंदर ओमेगा I0 अपॉन पाई, यहाँ क्या मिलेगा माइनस कॉस पाई अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस पाई अपॉन ओमेगा, और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्या होगा यहाँ से ये ओमेगा कॉमन होके बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा ओमेगा I0 अपॉन पाई ओमेगा, और माइनस कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और +1 ये लगा हुआ है, 1 बचेगा ना यहाँ पे 1 बचेगा, ओमेगा चला गया जैसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये आएगा I0 अपॉन पाई इंटू 2, तो ये 2 I0 अपॉन पाई। ठीक है, ट्वाइस ऑफ I0 अपॉन पाई, इसे नोट करें आप लोग। तो हमें फाइनली आई मीन की वैल्यू जो मिलनी थी वो मिल गई, कितनी
2I0 अपॉन पाई, जो कि किसके बराबर है 0.637 टाइम्स ऑफ I0। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था, इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे आपका एवरेज वैल्यू नहीं, अब करेंगे क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़, मतलब कि RMS वैल्यूज़। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लें। थैंक यू।